हेलो दोस्तों, आओ करें तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं जितने भी टॉपर्स आ रहे हैं, जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, अगर आपको यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको क्रैक करना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो घटना चक्र की पूर्वावलोकन आती है, जो घटना चक्र की पूर्वावलोकन आती है, ये आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो बुक है ना, इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि ये पहली चीज़ ये जो बुक है ना दोस्तों, ये सब्जेक्ट वाइज आती है। ये सब्जेक्ट वाइज आती है, जैसे हिस्ट्री की आएगी, ज्योग्राफी की आएगी, पॉलिटी की आएगी, इकोनॉमिक्स की आएगी, साइंस की आएगी। ऐसे ही जो है ये सब्जेक्ट वाइज आती है। और इससे भी अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो है ये टॉपिक वाइज है। जैसे अगर आप कोई भी हिस्ट्री का ले लीजिए, हिस्ट्री का आपने एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। अगर इसको आप प्रिपेयर कर लेंगे तो ये चांसेस बढ़ जाता है कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चंस को आ रहा, अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप गलत नहीं करेंगे, इसलिए चांसेस बढ़ जाता है कि आप एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। तो इस वजह से इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये आपसे तो गलत नहीं होने चाहिए, ये उम्मीद की जाती है। दोस्तों, अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये जो बुक है ये बहुत मोटी है, ये बहुत मोटी है। जैसे अगर आज हम हिस्ट्री का देखने वाले हैं तो हिस्ट्री के ही यहाँ पे 800 टू 900 के अराउंड यहाँ पे पेजेस हैं, और अगर इसको एक साथ पढ़ा जाती है बहुत बोरिंग हो जाती है। इसलिए हमने एक तरीका निकाला है कि हमने ये सोचा है कि हम 10 से 12 मिनट का एक वीडियो बनाएंगे और यहाँ पे कोई एक टॉपिक को लेंगे। हम यहाँ पे कोई एक टॉपिक को लेंगे, उस टॉपिक की पहले हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद से जितने भी एग्जाम में उसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर लेंगे। इससे क्या है कि इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा, वीडियो छोटी भी हो जाएगी, और आप कहीं भी जाते हुए इसको आराम से चलते हुए भी देख सकते हैं। स्पीड बढ़ा करके देख लीजिए, आपका प्रिपेयर हो जाएगा। कई बार आप इसको जैसे आप अपने रिवीजन के तौर पे इसको देख सकते हैं और आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। दोस्तों, इसी क्रम में आज जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो मैं भारतीय इतिहास का जो है आधुनिक भारत स्टार्ट करूंगी। तो हम यहाँ पे आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे और इसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। दोस्तों, जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन है, जो भारत में यूरोपीय कंपनियां आई थी, यहाँ से हमारा मॉडर्न इंडिया का स्टार्ट हो जाता है। तो ये वीडियो जो है वो 10 से 12 मिनट की होगी और इसमें जो है हम पहले पूरी थ्योरी देखेंगे। थ्योरी भी दोस्तों मैंने अपने हाथ से बनाई है, इससे जो इसमें दिया हुआ है इससे भी मैंने शॉर्ट करके अपनी थ्योरी बनाई है। आप उसको देखिएगा, वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। और उसके बाद से ही तुरंत जो है हम यहाँ पे उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आएगी और आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिएगा। तो चलिए फिर हम देखना स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। हाँ दोस्तों, तो इसका पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो भारत में आती हैं व्यापार करने के लिए, कैसे आती हैं, फिर एक कंपनी जो भारत में व्यापार करने आती है कैसे कैसे वो भारत का शासन चलाने लगती है और हमको पराधीन बना लेती है। तो इसी क्रम में आज हम देखेंगे जो यूरोपीय कंपनी है, कौन सी कंपनी सबसे पहले आ रही है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट हम इसका रिवीजन करेंगे। तो देखिए, इसकी एक ट्रिक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, एक ट्रिक है यहाँ पे। यूरोपीय कंपनियां जो आती हैं, पुड अडे फ्रा, इसका मतलब है सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, सबसे पहले जो है वो पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, उसके बाद से डेनिस आए थे, उसके बाद से फ्रांसीसी आए थे। तो दोस्तों एक क्रम है, यह जो कंपनियां आती हैं उनको याद करने का। कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि क्रम से बताइए पहले कौन सी कंपनी आई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, पुड अडे फ्रा एक छोटी सी ये ट्रिक है। तो देखते हैं, इसमें पहला पॉइंट है कि पुर्तगाली वास्को डिगामा। ये जो वास्को डिगामा है ये पुर्तगाली है, पुर्तगाली यात्री था ये, और ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर पहुंचता है। तो ये पश्चिमी तट का जो बंदरगाह है कालीकट, यहाँ पे ये पहुंचता है कौन? पुर्तगाली जो यात्री है वास्को डिगामा। और ये कब पहुंचता है? तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 20 मई 1498 को जो है ये वास्को डिगामा कालीकट पे पहुंचता है। ये नई समुद्री मार्ग की खोज कर रहा था दोस्तों, और इसी खोज क्रम में जो है ये वास्को डिगामा पहुंचता है हमारे पश्चिमी तट पर स्थित जो बंदरगाह है कालीकट, वहां पे। तो ये वहां पे पहुंचता है, तो किसकी सहायता से पहुंचता है? तो ध्यान रखिएगा, अहमद इब्न मजीद, ये गुजरात का जो नाविक था, इसकी सहायता से ये पहुंचता है, अहमद इब्न मजीद की सहायता से। और उस समय वहां का शासक कौन था? कालीकट का जो समय शासक था वो था जमोरिन। तो जमोरिन क्या करता है? वास्को डिगामा का स्वागत करता है। और वास्को डिगामा जब यहाँ पे आता है दोस्तों, तो यहाँ से वो काली मिर्च अपने साथ लेकर के जाता है और उसको अपने देश में ले जाकर के वो 60 गुना अधिक मुनाफा पे बेचता है और ज्यादा ये मुनाफा कमाता है। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ से 1 रुपए का खरीद के ले गया तो वहाँ पे जाके ये 60 रुपए का बेचता है, जिससे वो जो है 60 गुना अधिक मुनाफा कमाता है काली मिर्च के व्यापार से, वास्को डिगामा। देखिए, जब वास्को डिगामा वहां से जाता है और वहां पे लोगों को बताता है कि एक ऐसा वहां पे है जहां से काली मिर्च आ सकता है और भी फायदे हो सकते हैं, तो फिर वहां से जो है
पुर्तगाली लोग जो होते हैं, पुर्तगाली कंपनी होती है, वो अपने वायसराय को बना करके भेजती है। तो इसी क्रम में जो पहला वायसराय आता है पुर्तगाली बन करके, वो आता है फ्रांसिस्को द अल्मीडा। तो ध्यान दोस्तों, ये फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो है ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। कब आया? तो ये 1505 में जो है फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो है प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आता है। और यही फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो है, इसी ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी, जो शांत जल की नीति है, इसको लेकर के आया। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति लाता है, ये कौन लेकर के आता है? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा लेकर के आता है। और ये नीति का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? तो उद्देश्य ये था कि अपने व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में ये नीति लाता है, जिससे जो हिंद महासागर में अपने प्रभुत्व को स्थापित कर सके। जो व्यापार ये कर रहे थे हिंद महासागर से होते हुए, उसमें अपने प्रभुत्व को बरकरार रखने के लिए ये शांत जल की नीति जो है अल्मीडा लेकर के आता है। उसके बाद से दूसरा जो पुर्तगाली गवर्नर बनकर के आता है, वो आता है अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क कब आता है? तो ये 1509 में आता है गवर्नर बनके। और ये आता है तो इसी को जो है ये पुर्तगाली का जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है, पुर्तगाली शक्ति का। क्यों? क्योंकि ये आते ही 1510 में बीजापुर का जो शासक रहता है यूसुफ आदिल शाह, तो बीजापुर का जो शासक है यूसुफ आदिल शाह, उससे ये गोवा को छीन लेता है और छीन करके अपने अधिकार में मिला लेता है। दोस्तों ये अल्फांसो द अल्बुकर्क जो है, इसको पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि पहली चीज तो इसने 1510 में बीजापुर का जो शासक था यूसुफ आदिल शाह, उससे गोवा को छीन कर अपने अधिकार में मिला लिया। और फिर क्या कर रहा है? और ये 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया की जो महत्वपूर्ण मंडी थी मलक्का, उसको मिला लेता है। और 1515 में जो है फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित जो हरमुज है, वहां पे भी ये अधिकार कर लेता है, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण और यहाँ पे प्रमुख गवर्नर है नीनो डी कुन्हा। ये भी ध्यान रखिएगा, जो नीनो डी कुन्हा है ये भी पुर्तगाली गवर्नर है। ये 1529 से लेकर 1538 तक ये भी गवर्नर रहा, ये पुर्तगालियों का। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं खोज, किसने किस चीज की खोज किया। देखिए जो वास्को डिगामा है, वास्को डिगामा ने भारत की खोज किया है। कोलंबस जो स्पेन यात्री था, इसने कहाँ की खोज किया? तो इसने जो है अमेरिका की खोज किया है। और कैप्टन कुक कहाँ का यात्री था? तो ये ब्रिटेन का था और इसने जो है ऑस्ट्रेलिया की खोज किया है। कैप्टन कुक जो ब्रिटेन का रहने वाला था, इसने ऑस्ट्रेलिया की खोज किया है। और तस्मान या हॉलैंड ने जो है, जो तस्मान है ये हॉलैंड वासी है और इसने वान डीमंस लैंड, जिसको वर्तमान में तस्मानिया कहा जाता है, तस्मानिया की खोज किया और न्यूजीलैंड की खोज किया है तस्मान, जो हॉलैंड वासी था। ये ध्यान रखिएगा। इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, पुर्तगालियों ने कहाँ पे अपनी जो है कोठी या फैक्ट्री का निर्माण किया। तो पुर्तगालियों ने जब भारत में अपनी प्रथम कोठी खोली, वो कोचीन में खोली। ध्यान रखिएगा, इन्होंने अपनी प्रथम कोठी कोचीन में खोली। और कब खोला ये? तो ये 1503 में खोला। ये अल्फांसो द अल्बुकर्क के सहयोग से ही खोला गया, परंतु जो अल्फांसो द अल्बुकर्क था उस समय ये गवर्नर जनरल नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट इन्होंने अपनी जो दूसरी कोठी खोली, वो अज्जी द्वीप में खोली एवं कन्नौर में खोली और 1505 में खोला यहाँ पे। और इस समय कौन था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा के टाइम पे ये खोला गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसमें, पुर्तगाली जो है वो सबसे पहले 1498 में आए और सबसे अंत में गए 1961 में ये वापस गए थे। ध्यान रखिएगा, जो पुर्तगाली थे ये सबसे पहले 1498 में आते हैं और जाते हैं सबसे अंत में 1961 में। जब 1961 में पुर्तगाली वापस गए, उस समय जो गोवा का गवर्नर था, पुर्तगाली गवर्नर, वो कौन था? ये ध्यान रखिएगा, वो जनरल मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा था। तो ये ध्यान रखिएगा, मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा था, जो 1958 से लेकर के 1961 तक जो है गवर्नर रहा है ये गोवा में। और जब भारत हमारा आजाद हुआ, जब भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, उस दौरान जो है कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था गोवा में? तो वो था जोसे फेरेरा बोस्सा। ध्यान रखिएगा, जोसे फेरेरा बोस्सा उस समय जो है कि पुर्तगाली गवर्नर था गोवा में। देखिए, पुर्तगालियों के द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में प्रयोग करते थे। तो जो पुर्तगाली थे, ये हुगली जो बंगाल की खाड़ी में था, वहां पे इसका प्रयोग करते थे वो अपने समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में। और यहाँ पे होता क्या है कि ये यहाँ पे जब लूटपाट करते थे, तो उस समय जो मुगल बादशाह थे वो थे शाहजहां। और शाहजहां ने क्या किया कि हुगली की बस्तियों को ही नष्ट कर दिया। वहां पे बहुत सारे पुर्तगालियों को जो है बंदी बनाया था, किसने? शाहजहां ने। ध्यान रखिएगा, 1632 में। उसके बाद से होता क्या है कि 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल का जो शासक थे गियासुद्दीन महमूद शाह, उससे उन्होंने क्या किया, सतना एवं चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त किया और इनको अनुमति मिल भी गई। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अंग्रेजी कंपनी। अभी हमने देखा पुर्तगाली कंपनी, अब हम देखते हैं अंग्रेजी कंपनी। तो अंग्रेजी कंपनी जो है, इसका निर्माण कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, ये 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसी को दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग
इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना किया। तो ये अंग्रेजी कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो 1599 में हुआ और ये एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने जो है इसकी स्थापना किया और इसको अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया। और ये जो कंपनी है, इस कंपनी को दिसंबर 1600 में जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम ने इसको पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्ष का जो है अधिकार पत्र दे दिया, 15 वर्ष का चार्टर दे दिया। ये जो कंपनी है ये पूर्व के साथ 15 वर्ष तक एक अधिकार के साथ ये व्यापार करेगी। और जब ये कंपनी बनी थी और उस समय जो है भारत में किसका शासन था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। उस समय भारत में जो शासन था वो बादशाह अकबर का शासन था। इनका अकबर शासनकाल कब तक है? तो इनका जो है 1556 से लेकर के 1605 तक बादशाह अकबर का शासन काल है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं हम लोग जहांगीर के शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में मसूलीपट्टनम में एक अपना अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। तो ध्यान रखिएगा कि जो इन्होंने अपना पहला अस्थायी कारखाना खोला था वो जहांगीर के शासन काल में खोला था 1611 में। और इन्होंने जो अपना अस्थायी कारखाना खोला ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो 1613 में खोला। कहाँ पे खोला? तो वो सूरत में खोला, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1661 में सम्राट चार्ल्स द्वितीय जो है ये अंग्रेजी राजा थे वहाँ के, चार्ल्स द्वितीय। इनका विवाह होता है राजकुमारी कैथरीन से, ये पुर्तगाली राजकुमारी होती हैं, राजकुमारी कैथरीन, इनसे विवाह होता है। और विवाह होने के बाद से जो मुंबई है ये पहले पुर्तगालियों के पास था। पुर्तगालियों ने क्या किया? उपहार स्वरूप जो है बम्बई को सम्राट को सौंप दिया। उसके बाद से सम्राट क्या करते हैं? बम्बई को दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उन्होंने 1668 में जो है बम्बई को दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो भी कितने पाउंड पे? तो 10 वार्षिक पाउंड पे इन्होंने दे दिया कि आपको 10 पाउंड आप हमें वार्षिक देंगे और ये बम्बई आपके पास रहेगा। उसके बाद होता क्या है कि 1688 में बम्बई का गवर्नर था जॉन चाइल्ड। ये ध्यान रखिएगा, 1688 में जो बम्बई का गवर्नर था जॉन चाइल्ड, इसने मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। और जब इसने जो है यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया तो उसके फलस्वरूप जो औरंगजेब ने उसे भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया। तो ध्यान रखिएगा कि औरंगजेब ने किसको भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था? तो जॉन चाइल्ड को दिया था और जॉन चाइल्ड उस समय बम्बई का गवर्नर था। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं। अब देखिए ये जो कंपनियां आई हैं, अभी हमने यहाँ पे 2 कंपनियों को देखा, एक तो पुर्तगाली को देखा, उसके बाद से अंग्रेज को देखा। उसके बाद से जब अंग्रेज कंपनी आ गई उसके बाद से आती है फ्रांसीसी कंपनी। तो कर्नाटक युद्ध का हमें वर्णन मिलता है। ये कर्नाटक युद्ध जो होता है ये ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच में होता है। तो जो ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनी है ये अपनी व्यापारिक उद्देश्यों के लिए भारत आए थे, लेकिन वो राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने लगे। और जब राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करेंगे तो इसी क्रम में इनका टकराव होता है और यहाँ पे युद्ध होते हैं। तो कर्नाटक युद्ध के तहत कितने युद्ध होते हैं दोस्तों? यहाँ पे जो कर्नाटक युद्ध के तहत 3 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध जो होता है वो 1746 से लेकर के 1748 के बीच में होता है। और इसका कारण क्या है? तो ये जो युद्ध होता है दोस्तों ये यूरोप के एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार था। होता क्या है कि यूरोप में भी ये जो कंपनियां हैं वो वहां पे लड़ रही हैं, तो उसी युद्ध का जो है ये विस्तार होता है भारत में। और इसका जो तात्कालिक कारण होता है वो होता है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की वजह से ये युद्ध प्रारंभ होता है और भारत में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और इसी वजह से जो है भारत में कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है। और इस युद्ध को जो है वो सेंट थोमे के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। और ये जो युद्ध होता है ये फ्रांसीसी सेनाओं और कर्नाटक के नवाब इनके बीच ये होता है। और जो कर्नाटक का नवाब था उस समय वो अनवर उद्दीन की सेना लड़ रही थी और एक तरफ फ्रांसीसी सेना लड़ रही थी। और यहाँ पे जो कर्नाटक का नवाब था अनवर उद्दीन, ये सपोर्ट लेने चला जाता है अंग्रेजों का, अंग्रेजों से सहायता लेने लगता है। इसी में अंग्रेज जो है इसको यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इस समय जो अंग्रेज कैप्टन थे वो थे बर्नेट और जो फ्रांसीसी कैप्टन था वो था कैप्टन पैराडाइज। इनके बीच में होता है, यहाँ पे अंग्रेजों की सेना की जो है वो हार हो जाती है, फ्रांसीसी कंपनी जीत लेती है। परंतु यहाँ पे जो संधि होती है वो ध्यान रखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध के तहत एक्स-ला-चैपल की संधि होती है, एक्स-ला-चैपल की संधि होती है। और इससे होता क्या है कि मद्रास जो है वो पुनः अंग्रेजों को प्राप्त हो जाता है। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब होगा? तो ये होगा 1749 से लेकर के 1754 ईस्वी के बीच होता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। और ये युद्ध होता है जो है उस समय जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, और इसी युद्ध के समय जो है डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है और डुप्ले की जगह पे जो है रॉबर्ट गोदेहू को इंडिया भेज दिया जाता है। और कहा जाता है कि यही जो फ्रांसीसी कंपनी की सबसे बड़ी भूल थी जिन्होंने डुप्ले को वापस बुला लिया। और जब ये रॉबर्ट गोदेहू भारत आता है तो
ये क्या करता है, बातचीत की नीति अपनाता है और ये अंग्रेजों के साथ बातचीत करता है और यहाँ पे होता है पुदुचेरी की संधि थी। ध्यान रखिएगा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में जो है पुदुचेरी की संधि होती है। संधि से युद्ध जो है समाप्त होता है और इसके तहत जो है अंग्रेज व फ्रांसीसी इनको ये होता है कि अब ये देसी रियासतों के झगड़े में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस संधि से ये बात की जाती है। और देखिए इसी जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ है, इसी युद्ध में ही अंबूर का भी युद्ध होता है। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है अंबूर का युद्ध कब हुआ था। तो इसी द्वितीय कर्नाटक युद्ध में भी अंबूर का युद्ध होता है और ये होता है 1749 में। और इस युद्ध में जो अनवरुद्दीन होता है, इसकी पराजय होती है और इसकी हत्या कर दी जाती है। फिर होता है यहाँ पे तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है 1758 से लेकर के 1863 के बीच। इसका कारण क्या है, यूरोप का जो सप्तवर्षीय युद्ध है, इसके कारण जो है भारत में भी तृतीय कर्नाटक युद्ध छिड़ जाता है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति होती है वो वांडीवास के युद्ध से होती है। ध्यान रखिएगा, वांडीवास का युद्ध होता है और वांडीवास के युद्ध में जो फ्रांसीसी सेनापति होता है वो काउंट डी लाली होता है और अंग्रेजों की तरफ से लड़ता है कौन, तो जनरल आयरकूट। और यहाँ पे जो है जनरल आयरकूट जो है काउंट डी लाली को हरा देते हैं। काउंट डी लाली जो है इस युद्ध में हार जाता है। और ये जो युद्ध माना जाता है तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये एक निर्णायक युद्ध था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रांसीसियों की बुरी तरीके से हार हो जाती है। अब जो फ्रांसीसी कंपनी है, अब वो केवल भारत में अपनी व्यापारिक गतिविधि ही करेगी। और इस संधि के इस जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है, इसके तहत जो है पेरिस की संधि होती है 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि होती है। और यहाँ पे ये निर्णय हो जाता है कि अंग्रेज जो हैं वो सर्वोच्च यूरोपीय शक्ति बनकर उभर गए हैं। इस चीज की यहाँ पे पुष्टि हो जाती है। अब आता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना होती है 1664 में। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और उस समय जो है फ्रांस का जो राजा होता है लुई 14वां, उसके शासनकाल में जो उसका मंत्री होता है कालबार्ट के द्वारा जो इसकी स्थापना किया जाता है। और कंपनी का जो नाम होता है वो कंपनी देश इंदेस ओरिएंटल्स कहा गया है। और ये जो फ्रांस की जो कंपनी बनी थी, ये सरकारी कंपनी थी। इसका निर्माण राज्य के द्वारा किया गया था। इसका जो सारा खर्चा का वहन था वो भी राज्य ही उठाता था। तो फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में ये कंपनी जो है 1668 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में जो फ्रांसीसी कंपनी है, ये सूरत में अपना प्रथम व्यापारिक कारखाना खोलती है। ध्यान रखिएगा, प्रथम व्यापारिक कारखाना इन्होंने सूरत में खोला और किसके सहयोग से, तो फ्रांसिस कैरो के सहयोग से स्थापित किया। और अपना जो दूसरा कारखाना इन्होंने खोला, ये खोला मसूलीपट्टनम में। कब? 1669 में इन्होंने अपना मसूलीपट्टनम में दूसरा कारखाना खोला। और फिर आती है डच कंपनी। डच कंपनी कब आती है? तो डच कंपनी जो स्थापित होती है 1602 में स्थापित होती है। और ये भारत में अपनी प्रथम कोठी कहाँ पे बनाती है? तो मसूलीपट्टनम में। तो मसूलीपट्टनम में ये अपनी प्रथम कोठी बनाती है। और डचों की बंगाल में पहली कंपनी कौन थी? ये भी ध्यान रखिएगा, डचों की जो बंगाल में पहली कंपनी थी वो पीपली में थी। 1927 में इन्होंने स्थापित किया था अपनी पहली कंपनी पीपली में, बंगाल में। परंतु सही से व्यापार तब स्थापित हुआ जब डचों ने 1653 में चिंसुरा में अपनी कंपनी स्थापित की। पीपली में स्थापित किया तो उस समय ये व्यापार अच्छे से नहीं कर पाए। इनका असली व्यापार तब चालू हुआ जब इन्होंने 1653 में चिंसुरा में अपनी कंपनी स्थापित किया। देखिए, जो डचों का जो चिंसुरा किला था, इसका उस फोर्ट भी कहा जाता था, इसके नाम से जाना जाता था, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से मिलता था? तो सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो है इनको बिहार से मिलता था, बिहार से प्राप्त होता था। और अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो बिहार किसके लिए प्रसिद्ध था? तो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। और जो डेन ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी, ये 1616 में बनी थी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये था थ्योरी पोर्शन खत्म होता है। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? देखिए, वास्को डी गामा कब आया था? तो ये 1498 में आया था। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर के आया था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेकर के आया था? द अल्मीडा ने लेकर के आया था। ये फर्स्ट जो है पुर्तगाली गवर्नर था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो सबसे पहले कौन व्यापार संबंध स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने किया था। डी इसका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया था? फिर रिपीट हुआ क्वेश्चन, कब आया था? कि 1498 में आया। देखिए, फिर यूपी पीसीएस 1992 और एमपी पीसीएस 1995 में ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट फिर देखते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन हुआ था? तो द अल्मीडा हुआ था। इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर के आया था। अल्बुकर्क कौन था? तो अल्बुकर्क जो है वो सेकंड था।
ये भी ध्यान रखिएगा, ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क। नेक्स्ट देखते हैं 6, निम्न में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? स्वागत किसने किया था? देखिए स्वागत किया था जमोरिन ने, सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे समुद्र यात्री है और वो किस देश के हैं? तो वास्को डी गामा किस देश का है? तो वो पुर्तगाली यात्री था। क्रिस्टोफर कोलंबस तो ये स्पेन वासी था। और कैप्टन कुक कहाँ के थे? तो ये ब्रिटेन के थे। और तस्मान कहाँ के थे? तो ये हालैंड के थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। देखिए यहाँ पे वास्तविक संस्थापक पूछ लिया, वास्तविक संस्थापक कौन है? तो अल्बुकर्क है। 20 का सही जवाब हो जाएगा। इसी ने जो है जो बीजापुर का शासक था आदिल शाह, उसी से जो है इसने गोवा को छीना था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? ये हमें बताना है कौन सा जो है सही नहीं है। तो पहला है कि पुर्तगालियों ने 1999 में गोवा पे कब्जा कर लिया। देखिए अभी हमने देखा पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा कब किया था? तो इन्होंने 1510 में जो है गोवा को छीना था। तो यही सही नहीं, इसका सही जवाब जो है ए हो जाएगा। अन्य विकल्प जो है वो सही है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो प्रथम दुर्ग उन्होंने कहाँ पे खोला था? तो इन्होंने कोचीन में खोला था। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। अज्जी दियो कनोरम इनका जो है सेकंड दुर्ग था। नेक्स्ट देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? सबसे पहले व्यापारिक केंद्र किसने खोला था? वो सामुद्रिक वाला, तो वो खोले थे पुर्तगाली। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी थी? देखिए हुगली थी। हुगली को इन्होंने जो है अपने लूटपाट अड्डे के लिए प्रयोग करते थे। तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, पांडिचेरी के संदर्भ में कथनों पे विचार करना है, बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है। तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली जो पहली यूरोपीय शक्ति थी वो पुर्तगाली थे। देखिए बिल्कुल करेक्ट है, पुर्तगाली ने सबसे पहले कब्जा किया था। और पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी जो यूरोपीय शक्ति थी फ्रांसीसी थी। देखिए फ्रांसीसी नहीं थे, वो डेन और डेनिस थे, डचों ने किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है सेकंड वाला गलत है, केवल एक सही, तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए कौन अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती, फिर वही चीज पूछ रहा है, किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने अपने अड्डे के रूप में बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? कलकत्ता का संस्थापक कौन था? ये जॉब चारनाक था। 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, कलकत्ता किसने बसाया? फिर भी रिपीट हो रहा है, तो जॉब चारनाक ने बनाया था। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो प्रथम नगर निगम कहाँ व्यवस्थापित किया गया था? तो मद्रास में किया गया था 1688 में। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था? जो संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ किया था वो डच लोगों ने प्रारंभ किया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन जो है वो सही है? तो पहला है आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता डच उपनिवेश था। देखिए आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता डच उपनिवेश नहीं था, ये गलत है। सेकंड है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। देखिए बिल्कुल करेक्ट है, डचों ने क्या किया था? पुर्तगालियों को पराजित किया था और आधुनिक जो कोच्चि है वहां पे उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था डचों ने। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी सफल रही, उसके पीछे कारण क्या था? तो पहला ही भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है कि कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला और उनके पास जो है आधुनिक हथियार थे। बिल्कुल करेक्ट है, उनके पास प्रशिक्षण अच्छा था और उनके पास आधुनिक हथियार थे। और थर्ड है कि भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप जो भी उन्हें अच्छा वेतन देता था वो उनकी सेवा में लग जाते थे। तो ये भी करेक्ट है, तीनों ही स्टेटमेंट सही। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसने भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो पहला अधिकार प्राप्त किसको मिला था? तो लीवेंट कंपनी को मिला था। ध्यान रखिएगा 1593 में। तो 1593 में जो लीवेंट कंपनी थी उसको व्यापार करने का अधिकार पत्र मिला था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है 1599 में, उस समय भारत में कौन था? तो भारत में उस समय शासन था जो है वो अकबर का। जब जो है इसका ए हो जाएगा, अकबर के शासन काल में हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे कि किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो ये जहांगीर के टाइम पे। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? तो 1613 में इन्होंने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। सही जवाब इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया 17वीं शताब्दी में पूछ रहा है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना कहाँ पे था? तो जिसका कारखाना था वो भड़ूच में था, और क्या कहते हैं कलकत्ता में था, आगरा में था, परंतु चिकागोल और त्रिची नोपोली में नहीं था। तो ध्यान रखिएगा केवल एक से, इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो सूरत में स्थापित की गई थी। कब किया था इसने? तो 1613 में किया था। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? स्वाली के स्थान पे किसने हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने हराया था। सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने स्थापित किया था। 30 नंबर क्वेश्चन है 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो सूरत में मिली थी। डी इसका जो है सही जवाब होगा। देख रहे हैं आप वही क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं, बस थोड़ा सा जो पूछने का तरीका है वो चेंज किया जा रहा है, आंसर सबके सेम है। नेक्स्ट देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर के वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? क्योंकि जो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी वो कहाँ थी? सूरत में थी। नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? तो बंबई इन्होंने किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था। हमने पीछे देखा जो चार्ल्स द्वितीय थे उनकी शादी में, उनकी शादी होती है जो पुर्तगाली राजकुमारी थी उनसे, और उनको जो है बंबई उपहार स्वरूप मिल जाता है। बाद में वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक पे दे देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पे जो है अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? तो ये 1797 में हुआ था। डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। और ये किसके समय में हुआ था? ये अवध के जो नवाब थे सादत अली, उन्होंने जो है अंग्रेजों को सौंप दिया था। नेक्स्ट देखते हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया था? तो अभी हमने देखा किसको निकाला था, तो सर जॉन चाइल्ड को निकाला था। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, जो हज जाने वाले यात्रियों को परेशान कर रहा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? देखिए जो प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है ये 1746 से लेकर 1748 के बीच में होता है, और ये किस संधि से समाप्त होता है? एक्सला-सैपेल की संधि से ये समाप्त होता है। और इसमें होता क्या है कि अंग्रेजों को जो है वो मद्रास उनको प्राप्त हो जाता है, पुनः मद्रास प्राप्त हो जाता है। और इसका जो तात्कालिक कारण था दोस्तों वो था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, ये तात्कालिक कारण था। तो सही जवाब इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? देखिए जो कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था उसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ रहे थे। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक्सला-सैपेल की संधि हुई, हमने देखा। तृतीय कर्नाटक युद्ध में क्या होता है? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध में जो है वो पेरिस की संधि से ये समाप्त होता है। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था वो अनिर्णायक युद्ध था, और प्रथम मैसूर युद्ध जो था उसमें ब्रिटिश की हार होती है। इसका जो सही जवाब होगा तो वो हो जाएगा सी, इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब है? तो 46 से 48 के बीच हुआ, सही है। और कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब हुआ? देखिए जो द्वितीय युद्ध हुआ है वो 50 से 52 नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ है वो 1749 से लेकर के 1754 के बीच में हुआ है। तो ये सही जवाब इसका बी हो जाएगा। और कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध हुआ है वो 58 से लेकर के 63 के बीच में हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो है 20 का सही जवाब हो जाएगा। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो 1761 में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है ये। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय शक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ किया था? तो जो भारतीय राजाओं के झगड़ों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया था वो सबसे पहले डुप्ले ने प्रारंभ किया था। 20 का सही जवाब होगा। बाद में अंग्रेजों ने जो है इसी नीति का अनुसरण किया और आगे वो सफल भी रहे अपना साम्राज्य विस्तार करने में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ पे लगाया था? तो फ्रांसीसियों ने जो अपना प्रथम कारखाना लगाया था वो सूरत में लगाया था। सही जवाब जो है उसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। देखिए जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है ये कब स्थापित हुई थी? तो लुई जो 14वें थे इनके शासनकाल में जो उनका मंत्री था कालबार्ट, उसने इसको स्थापित किया था। तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक, देखिए वही पूछ लिया कौन था, तो कालबार्ट था। तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? डचों ने कहाँ पे कारखाना लगाया था? देखिए उन्होंने चिंसुरा में लगाया था, हुगली में भी लगाया था। तो दोनों ही ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्रियां पटना में स्थापित किया था? तो फैक्ट्री को पटना में कब लगी गई थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फैक्ट्री जो है पटना में स्थापित की थी 1632 में। तो 1632 में अपनी फैक्ट्री जो है वो पटना में स्थापित की थी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों? देखिए फ्रांसीसी जो है वो दक्कन में अपनी शक्ति स्थापित नहीं कर पाए थे, असफल थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की जो फौज थी वो शक्तिशाली थी, इस वजह से। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया है, तो बताना है, इनका क्रम पूछ लिया है। सबसे पहले कौन आया है? देखिए सबसे पहले पुर्तगाली आए हैं, 4 हो जाएगा। उसके बाद से फिर डच आए हैं, 2 हो जाएगा। फिर अंग्रेज आए हैं, फिर जो है फ्रांसीसी आए हैं। तो 4 2 1 3, तो सही जवाब जो है इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 47, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए जो पांडिचेरी है, पांडिचेरी में अपने सबसे पहले फैक्ट्री किसने स्थापित किया था? तो पांडिचेरी में जो अपने सबसे पहले फैक्ट्री स्थापित किया था वो फ्रांसीसी कंपनी ने स्थापित किया था। गोवा में कौन थे? तो गोवा में जो थे पुर्तगाली थे। और त्रावणकोर में कौन थे? तो यहाँ पे डेनिश थे। और यहाँ पे मद्रास होना चाहिए, मद्रास में कौन थे? तो डच थे। इसको हम देखेंगे जो सही जवाब होगा वो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो कहां से मिलता था? तो ये बिहार से उनको प्राप्त होता था। सही जवाब जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अफीम उत्पादन के लिए क्या प्रसिद्ध था? तो बिहार प्रसिद्ध था। ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? सबसे अंत में कौन आए थे? तो फ्रांसीसी आए थे। दिए हुए ऑप्शन में सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। तो जब जो है उसका सी हो जाएगा। ट्रिक आप याद रखिएगा, ट्रिक मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है, पूरा डेफरा उसी से आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे कहाँ पे स्थापित किए थे? डच पूछ रहा है। तो इन्होंने नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भड़ू, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना सभी जगहों पर स्थापित किए थे। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग और तंबाकू और लाल मिर्ची की खेती कौन सा अंग्रेजों की देन? देखिए इसमें कोई भी देन जो है वो अंग्रेजों की नहीं है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, कोई भी नहीं। तंबाकू और लाल मिर्च कौन लेके आया था? तो ये पुर्तगाली लेकर के आए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 53, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी किया था कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? ये टिप्पणी किसने किया था? तो ये टीवी मैकाले ने किया था। सही जवाब इसका जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 54, एक्स ला शैपेल 1748 की संधि के संदर्भ में बताना। देखिए पहली चीज, ये संधि कब हुई है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के समय पे हुई थी, बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें मद्रास जो है पुनः अंग्रेजों को मिल जाता है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट, इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण बताना है कि कौन सा जो है वो सही है। तो देखिए जो फ्रांसीसी असफल रहे और अंग्रेज सफल रहे, इसके पीछे क्या कारण था? तो अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति मिला था, बिल्कुल सही बात है। और अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत थी। इन दोनों की ही वजह से जो है अंग्रेज जो है वो फ्रांसीसियों को हराने में सफल रहे। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। तो इसी के साथ जो है दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट था क्वेश्चंस, ये कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, अगर आपको हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज आप मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिएगा। देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।